हेलो मित्रों, नमस्कार। सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास हमारी चलेगी भूकंप पर। इसके पहले आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं कि भूकंप है क्या, भूकंप कैसे आता है, मीन्स इसका कारण क्या है, भूकंप कहाँ कहाँ आ सकते हैं, भूकंप आने के क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका विनाशकारी प्रभाव है, क्या लाभकारी प्रभाव है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इन सब सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है भूकंप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भूकंप है क्या। भू मतलब धारा और कंप मतलब कांपना। पृथ्वी का कांपना ही भूकंप कहलाता है, जिसको कहते हैं अर्थक्वेक। अभी कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जैसे यहाँ पर आया था अभी लेटेस्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ दिल्ली में अभी आया तुर्की वाला भूकंप, आप जान ही रहे होंगे कि कितना विनाशकारी भूकंप था। इसमें पृथ्वी हिलने लगती है। तो पृथ्वी क्यों हिलती है, क्या कारण है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो भूकंप का आप सीधी सी परिभाषा जान लीजिए कि पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। और भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। जब भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है तो वो जो मैग्मा नीचे भरा हो बाहर आ जाता है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। और जब तीव्रता कम होती है तो वो अंदर रह जाता है, तो तभी पृथ्वी हिलेगी, तो वो भूकंप है। भूकंप दोनों स्थितियों में आता है। तो देख लीजिए पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी। और पृथ्वी की जो संरचना आपको बताई गई 3 परतों में है। एक ये परत है, एक ये परत है। और जितने आगे जाएंगे, अंदर मीन्स जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो अंदर का है, अंदर का जो पदार्थ है, अंदर के जो सब्सटेंस हैं, वो पिघले हुए अवस्था में, लेकिन पृथ्वी उनको इतना बांध दी है कि बाहर निकल नहीं पाते हैं। और ये बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ भी ये थोड़ा सा मौका इनको मिलता है, जहाँ भी इनको अवसर मिलता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ मेंटल है, मेंटल का मैग्मा निकलने की कोशिश कर रहा, तो यहाँ अगर थोड़ी सी भी दरार मिल गई तो ये बाहर निकलेंगे। अब ये बाहर निकलेंगे, अगर तीव्रता के साथ निकलते हैं तो बाहर आ गए। तो बाहर हो गए तो क्या हुआ, ये हो गया ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर इन्होंने धक्का मारा, ये यहाँ धक्का मारा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाए। पहले तो इन्होंने धक्का मारा, ऊपर बाहर निकल गए, तब भी पृथ्वी हिलेगी, तो वो भी भूकंप है। अब ये तो धक्का मारा, ये बाहर नहीं निकल पाए, तब भी पृथ्वी हिलेगी। तो क्या होगा, ये जो मैग्मा है ये अंदर ही ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ये जम जाएगा। तो ये होता है भूकंप। अब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ फोकस कहते हैं। उसको कहते हैं फोकस। उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, इसको मैं मिटा दूँ तो नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये मान लीजिए यहाँ पर अनुभव किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, या एपी सेंटर कहते हैं। इसको एपी सेंटर कहते हैं। ये यहाँ से। अब पहला क्वेश्चन प्री में आएगा कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप निकलता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या भूकंप मूल कहते हैं। तो आप इंग्लिश वाला ज़्यादा रहिए, भूकंप कहते हैं। जहाँ पर ये अनुभव किया जाता है सबसे पहले, उसको कहते हैं एपी सेंटर। और यहीं पर लगी होती सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, मशीन है। यहीं पर क्या है, अब यहीं पर क्या, सिस्मोग्राफ कई जगह लगी होती, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा पता लगाए थे कि उसका कितने तीव्रता वाला भूकंप है। तो पहले यहाँ से आप जान जाइए। और यहाँ से निकलते हैं 3 प्रकार की तरंगे। इसे तरंगे निकलती है 5 प्रकार की। यहाँ से 5 प्रकार की तरंगे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। फोकस से
फोकस से 5 प्रकार की तरंगें निकलती है। कौन कौन सी होती हैं? पहली तरंग होती है, देखिए, इसको कहते हैं पी तरंग। पी तरंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग ये सबसे पहले आते हैं। कहाँ? यहाँ पर अनुभव होगा और हल्का झटका पहले लगेगा। हल्का झटका आपको लगा, बस समझ जाइए कि ये पी तरंगे आ गई। दूसरी क्या है? यस तरंगे। इनको कहते हैं द्वितीयक तरंगे। ये क्या होती हैं? द्वितीयक तरंगे, यानी सेकेंडरी। और ये तेज का झटका आपको लगे, तेज का झटका लगे, बस समझ जाइए कि यस तरंगे आ गई। तीसरी क्या होती हैं? यल तरंगे। यल तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे, ये धरातल पर चलती है। ऐसे 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 तरंगे भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो यल तरंगे क्या हैं? धरातलीय तरंगे। इसको आप नोट करते चलिए, धरातलीय तरंगे। और सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे ये होती हैं। इनमें लिख दीजिए सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। चौथी क्या होती है? चौथी को कहते हैं पी स्टार, यस स्टार, ये स्टार है। पांचवी को क्या कहते हैं? पीजी और यस जी। ये दोनों उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मेनली आपको 3 ही पढ़ना है। ठीक, अब इन तरंगों का क्या कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका हम लोग आए अध्ययन करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, पी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे, और इसी क्रम में इनसे नुकसान होता है। पहले पी तरंगे आएंगे, इनसे नुकसान कम होता है, द्वितीयक तरंगे से नुकसान ज़्यादा होता है। यस तरंगे एकदम हिला कर रख देती हैं, क्योंकि ये आड़ी तिरछी चलती हैं, ऐसे हिलाते हो जैसे भीड़ में नहीं, कोई ऐसे सीधे निकलेगा, कोई इधर से धक्का मारा, कोई इधर से धक्का मारा, तो ये आड़ी तिरछी पूरा हिला देती हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तब आगे की चीज़ लिखता हूँ। ठीक, ये पृथ्वी एक बना लीजिए आप। अब मान लीजिए भूकंप का मूल ये है, भूकंप यहां से आया, इसको क्या कहेंगे? फोकस। ये क्या है? फोकस है। और यहां ये सबसे पहले पता चला, इसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर। एपी सेंटर। और ये तरंगे यहाँ से ऐसे ऐसे निकली। तो ये तरंगे जो हैं, पी तरंगे जो है, तो पी तरंगों का ये होता है, पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस, तीनों में प्रवाहित होती है। यस तरंगे केवल ठोस में, यस तरंगे कहाँ पर? केवल ठोस में प्रवाहित होंगी, प्रवाहित होंगी। ठीक,
तो पी तरंगे हैं, पी तरंगे ये देखिए ऐसे ऐसे आई, ये सब में चले क्योंकि चाहे ठोस हो चाहे द्रव सब में चलेंगी, लेकिन इनका वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये इसको ऐसे बनाए, ये पी तरंगे हैं, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ पी तरंगे, ये हैं यस तरंगे, ये फिर पी तरंगे, ये यस तरंगे, ये यस तरंगे, यस तरंगे। और जो पी तरंगे हैं ये है ठोस द्रव सब में जाती हैं। अब यस तरंगों का ये गुण होता है कि 103 डिग्री या 105 डिग्री, 103 डिग्री पर ये मुड़ जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं ये, और 103 यहाँ भी 103 डिग्री से 145 के बीच में ये क्या होती है, ना तो यस होती है, ये यस क्या, ये पी तरंगे नहीं होती, जिसको क्या कहते हैं छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। अब आ जाए क्वेश्चन की छाया क्षेत्र क्या है, तो 103 से 145 के बीच में, और ये जो पी तरंगे सब में चली जाती हैं। तो इन्हीं से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। तो पता ये लगाते हैं जब ये यस पी तरंगे तीनों में चली गई, लेकिन इनका गति जो है परिवर्तित होती रहती है, तो उस गति के आधार पर ही पता लगाते हैं कि ऊपरी क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, फिर कोर है। यस तरंगे चूंकि ये लिक्विड में नहीं जा सकती, तो ये पता लगाते हैं जो अंदर वाला भाग है ये कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर अंदर वाले का ज़्यादा है। आपको ये पता है कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अंदर का यहाँ का कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, और ये चारों तरफ से दबाए हुई है, तो ठोस जैसा व्यवहार होता है, लेकिन वो ठोस है नहीं। तो ये तरंगे यहाँ पर केवल ठोस में जा पाती हैं, यहाँ जा नहीं पाती हैं। तो ये 103 पर मुड़ जाएंगे, तो ये क्या छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, और इसी में लिख देते हैं। और ये इन तरंगों भूकंप आने का जो है माप, ये होता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन, भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ क्या होती है, एक मशीन होती है, और इसकी तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तीव्रता का मापन, पहले था मार्कोनी से किया जाता था, ये भी आप जाने रहिए मार्कोनी। अब क्या है रिक्टर पैमाना। तो मार्कोनी में बने होते थे 1 से 12 अंक, 1 से 12 अंक, और ये भूकंप के नुकसान के आधार पर मापा जाता था। भूकंप से कितना नुकसान हुआ वो ये बताता था। ये आधार क्या था 1 से 12, ये था भूकंप के नुकसान के आधार पर, भूकंप के नुकसान के आधार पर, भूकंप के नुकसान के आधार पर। अब आया है रिक्टर पैमाना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिक्टर, कहीं के रीटर भी लिखा है रिक्टर। इसकी खोज जो की थी चार्ल्स फ्रांसिस ने, चार्ल्स फ्रांसिस 1935 में। इसमें जो है 0 से 9 अंक हैं, 0 से 9 अंक, और एक अंक जैसे मान लीजिए 0 से चला, ये 0 से 1, तो ये 10 गुना बराबर है। फिर जैसे 0 से 1 हुआ तो ये 10 गुना बढ़ गया, फिर मान लीजिए 2 बढ़ा तो ये 10 गुना बढ़ गया, ऐसे ऐसे ये 10 गुना बढ़ता जाता है। तो दोनों में अंतर समझ गए। मार्कोनी है भूकंप के नुकसान के आधार पर लगाया जाता था, ये जो है
रिक्टर पैमाना चार्ल्स फ्रांसिस ने खोज किया था 1935 में। इसमें अंक कितने हैं? 0 से 9। 9 तक आ जाएगा भूकंप तो समझिए महाप्रलय आ गया। और ये एक अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना बड़ा है। ठीक। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक होता है सिस्मोमीटर, यहां मैं लिख दे रहा हूं सिस्मोमीटर। ये वैज्ञानिक अपने साथ रखते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक अपने साथ रखते हैं। और जाओ वहाँ एक हो और एक आ जान लीजिए सिस्मोलॉजी। इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसको कहते हैं भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने भूकंप से संबंधित पढ़ा। और इसी के साथ सुनामी भी पढ़ लेते हैं, तब इसके कारण में आते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। बात समझ में आ रही है? कुछ अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। बस आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अन्य जगह से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब ज़रूरत होगी मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा, थोड़ा फिर रखे रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कॉन्फिडेंस आता है। एक इसी के साथ पढ़ लीजिए सुनामी। सुनामी क्या है? सीधी सी बात, समुद्रों में जब भूकंप आता है तो उसी को सुनामी कहते हैं। बस इतनी सी बात। सुनामी, और ये क्या है? जापानी शब्द है, ये भी जान लीजिए। जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द। समुद्र महासागरों में, ऐसा लिखें, महासागरों में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। सुनामी कहते हैं। लेकिन ये है, ये है 7 रिक्टर से अधिक होना चाहिए। ये भूकंप 7 रिक्टर से अधिक होना चाहिए। अब देखिए, महासागर हैं, महासागर में जो भूकंप आया उनको हम सुनामी कहते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो 7 रिक्टर से अधिक हो। अब लेटेस्ट में आपके यहाँ एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। तो उदाहरण इसका देख लीजिए। उदाहरण क्या है? 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप में आई सुनामी। अब ये लेटेस्ट में आए थे तो भारत में प्रभावित हुआ, लगभग 11 देश इसमें जो है प्रभावित हुए थे। कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में काफ़ी धन जन की हानि हुई थी। अब ये थोड़ा सा भारत का मैप मैं बना रहा हूँ। ये यहाँ देखिए, ये भारत है, ये इसका तमिलनाडु पोर्शन है, और सुमात्रा मान लीजिए आपका यहाँ है। हुआ कैसे था?
हुआ ये था कि जो ये बर्मन प्लेट है ये छेपित हो गई थी यहाँ पर। प्लेट जैसे ये प्लेट है, ये बर्मा वाली प्लेट है, बर्मा वाली प्लेट कहाँ नीचे पहुँच गई थी, ऐसे छेपित हुई, और ये एक प्लेट इधर से थी। तो भूकंप आया, और भूकंप आया तो पानी पूरा हिलने लगा, और पानी जब हिलने लगा तो ये तमिलनाडु राज्य प्रभावित हुआ, खासतौर से भारत का नागपट्टनम जिला, और भारत का जो इंदिरा पॉइंट था उसी में वो डूब गया, काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। तो होता इसमें क्या है देखिए, अब ये मान लीजिए सागर है, सागर में पानी भरा हुआ है, अब ये कोई प्लेट है, ये प्लेट पर ही है, सब कुछ प्लेट पर ही टिका है, और ये यहाँ से ब्रेक है, तो ये ऐसे है। अब ये यहाँ से मान लीजिए ये भारी है, आमने सामने आ रही, तो क्या होगा, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे बैठेगी, तो जो नीचे बैठेगी तो वहाँ धक्का लगेगा, टकराहट होगी, तो धक्का लगाता है पानी में, जो जल है इसका ये हिलेगा, और जल हिलेगा और जैसे ऊपर जाएगा और इसकी तीव्रता और बढ़ती जाती है, तो इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, चारों साइड में जल जो ऐसे ऐसे हिलने लगा, और हिलने लगेगा तो इसकी लहरें बनने लगती हैं, और जितने छिछले सागर में जाते हैं उतनी लहरें और तीव्र होती जाती हैं। तो यही सुनामी है, और इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि एक तसला जो आपके घर में यूज होता है उस तसले को लीजिए, पानी भरिए, और पानी भरिए तो नीचे पर कुछ ऐसा कीजिए कि पानी थोड़ा सा हिले, तो आपको लगेगा कि पानी जो है ऊपर वाला हिस्सा धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलने लगा। यही सुनामी, जैसे आप तालाब का पानी एकदम शांत है, लेकिन बड़ा सा ईंटा या पत्थर डालिए तो वहाँ पर ये जल की लहरें ऐसे 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 होने लगेंगी, और ये कहाँ तक जाएंगे, ऐसे ऐसे किनारे तक जाएंगी। सेम वही चीज़ हो रहा है, तो ये कहाँ, तली में हो रहा है, यही सुनामी है। दूसरी सुनामी आई थी 2011 में जापान में, जिससे जापान को काफ़ी नुकसान हो गया था। अब भूकंप और ज्वालामुखी, ये भूकंप और सुनामी ये आपके मेंस में है, तो सुनामी ये मैंने आपको बता दी, दो उदाहरण आप लिख दीजिएगा, कुछ फिगर बना दीजिएगा जो मैंने फिगर बनाया है, कुछ एक आध आप अपनी समझ से बना दीजिएगा। भूकंप क्या है वो हम लोग जान लिए, यही कारण, इसी से लगभग रिलेटेड सुनामी है। अब आइए जानते हैं कि ये भूकंप आता कैसे, किन किन कारणों से आता है। सुनामी का एक ही मात्र कारण है, प्लेट टेक्टोनिक। तो सुनामी का इसका कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स, और प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में मैं इसको बताया हूँ। अब आइए भूकंप आने के बहुत सारे कारण, तो उन्हीं कारणों को हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके। इसको मैं मिटा देता हूँ। आइए कारण पर। कारण, पहला कारण क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। दूसरा कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। तीसरा कारण क्या है, भ्रंशन, कोई फॉल्ट, भ्रंश। चौथा कारण क्या है, भ्रंश में एक है पुनश्चलन, इसी में एक है प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत, एक है सिद्धांत प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये दिया किसने था, एक थे रीड महोदय ने, उन्होंने दिया था, रीड महोदय ने, प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत। दूसरा है जल भराव, जल भराव।
इसे आप एक एक करके लिख लीजिए। अगला क्या होगा? अगला ये परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट, ठीक। अगला क्या होगा? परमाणु विस्फोट। भू संतुलन, भू संतुलन। गैसों का प्रसार, गैसों का प्रसार। अब इतने मेन कारण है। पहला कारण ज्वालामुखी, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक, तीसरा भ्रंश। भ्रंश में एक सिद्धांत है प्रत्यस्थ पुनस्चलन सिद्धांत, ये रीड महोदय का है। अगला क्या है? जल भराव, परमाणु विस्फोट, भू संतुलन, गैसों का प्रसार। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन इसका करेंगे। तो सबसे पहले ज्वालामुखी ही देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? अंदर से मैग्मा निकलता है। ये मान लीजिए नीचे मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा भरा है। ये हमारी पृथ्वी है, ये मैग्मा भरा हुआ है। अब ये मैग्मा पृथ्वी चारों तरफ से, चूंकि उसको जैसे बाल होती है, बाल के अंदर क्या होता है? हवा होती है। हवा को जो बाल है चारों तरफ से घेरे हुए है। अब ये अगर इसको दबाएंगे तो और ये सिकुड़ता जाता है, लेकिन ये बाहर निकलने का तो प्रयास करेगा ही। अब आपको ये पता है कि ये जो क्रस्ट है ये विखंडित अवस्था में है, टूटा हुआ है। जैसे ये सब क्या है? ये सब प्लेटें हैं, ये पूरी। मैं भाई इसको ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी इसमें आपको गैप दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा गैप है नहीं, बहुत माइन्यूट है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप है। तो ये इसको दबाए हुए, ये पूरा दबाया है। अब ये जब दबाया है तो ये कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए इसको जगह यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से मिल जाती है। हम सपोज करते हैं यहाँ से मिल जाती है, और यहाँ से बाहर बड़ी तेजी के साथ निकलेगा। तो ये क्या है? ज्वालामुखी। ये क्या है? ज्वालामुखी। लाल लाल बिल्कुल, जैसे आग जल रही है, उससे लोहा, निकेल, क्रोमियम सारे पदार्थ निकलते हैं। गैसें बहुत बड़ी मात्रा में निकलती हैं। और तो ये क्या होगा? जब निकलेगा तो बड़ी धक्के के साथ मारेगा, धक्का। जैसे आप कुकर में दाल चढ़ा दीजिए और सीटी निकलने के लिए, सीटी कहीं फंसी हो तो थोड़ी सी जब गैस बन जाएगी, और अगर थोड़ा सा उसने और गैस बनाया और कहीं निकल गई जो फंसी हुई थी, बड़ी तेज़ी के साथ सीटी हो सकता भी बाहर निकल जाए। और सीटी बाहर निकल जाएगी तो उसमें जो भी आपने दाल चावल चढ़ाया था वो सब बाहर आ जाएगा। सेम यही चीज़ इसकी है। और अगर ये ना निकले, सीटी मान ले ना निकलती कुकर से, तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। तो ये भूकंप और ज्वालामुखी कहीं ना कहीं ये सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं, क्योंकि अगर ना निकले और ये ज़्यादा दबाएगी तो पृथ्वी अंदर से कई टुकड़ों में बट जाएगी, कई टुकड़ों में टूट जाएगी। जैसे कुकर आपने अक्सर सुना होगा, या आपने हो सकता कभी घर में हुआ ही हो। तो यही होता है। तो ये एक तरीके से सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं, ये पूरी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ये क्या हुआ? ज्वालामुखी मेन कारण इसके आने का है। और भी तमाम कारण है, हम लोग एक एक कारण का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आप ये समझ गए। एक और समझ लीजिए, जैसे कोई हाथ में ले लीजिए, हाथ में मान लीजिए आटा लीजिए। आटा क्या है? सेमी लिक्विड है। और आटे को ऐसे दबाइए 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 तो आपकी उंगलियों के बीच से निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर उस पर दे रखा है, और प्रेशर दे रखा तो यहाँ तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ब्रेक है नहीं।
उंगली ऐसे दबा लीजिए, सेम ऐसे चीज़, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको जब कोई लेंगे, कोई लिक्विड लेंगे, ये सेमी लिक्विड लेंगे, तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं, ठीक निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ है, पृथ्वी एकदम दबाए हुए, लेकिन ये जहाँ से प्लेटें टूटी हुई हैं, जो प्लेटें बनी हुई हैं, ये यहाँ से निकलेगा, और निकलेगा तो काफ़ी फोर्स में निकलेगा, वही ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी के साथ भूकंप आएगा, यानी कि झटका मारेगा। जैसे विगत वर्षों में तो क्राकाटोवा ज्वालामुखी पूरा का पूरा शहर नष्ट कर दिया। एटना ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के चैप्टर में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये हो गया ज्वालामुखी। दूसरा आते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक भी इसी से रिलेटेड है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप ऐसे समझते चलिए और नोट करते चलिए। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक हमको क्या बताता है? प्लेट टेक्टोनिक हमको ये बताता है कि जो हमारी ये क्रस्ट है ऊपर वाली, कई प्लेटों में विभाजित है। पूरी पृथ्वी बना देते हैं, क्यों, समझने में आसानी हो आपको, ठीक, थोड़ी नहीं भी नहीं समझ जाइए। ये कई में विभाजित है, 7 बड़े में विभाजित है, 20 छोटे में, लेकिन नासा ने बताया है कि 100 में विभाजित है। चलिए 7 मान लेते हैं, क्योंकि प्लेटें बनती बिगड़ती रहती हैं। तो 7 बड़े में है विभाजित। अब ये प्लेटें एक दूसरे के अभिसरण करती हैं, अपसरण करती हैं, संरक्षित गति करती हैं। 3 प्रकार की गतियां हैं जो पीटीटी में आपको बताया जा चुका है। अब मान लीजिए प्लेट कोई है, आमने सामने आ रही है, ये वाली। अब जो भारी होगी वो क्या होगी? भारी चीज़ नीचे बैठती है, यानी कि आप सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं, जो जिनमें नैतिकता होती है, जिनमें धैर्य होता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा नम बने होते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता है वो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं। तो यही स्थिति इसमें भी है, ऐसे आप पाएंगे हर जगह नेचर में। तो जो ये नीचे है, ये क्या होगा? ये हिस्सा इसका क्षेपण होगा, नीचे होगा, और ये आमने सामने धक्का भी मारेगी। तो धक्का मारेगी तो क्या होगा? ये यहाँ पर भूकंप आ जाएगा, और ये मलबा बाद में बाहर आएगा तो भूकंप आया। ये क्या है? अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण गति। अभिसरण मतलब एक दूसरे के सामने आना, जैसे अब मतलब भा से भाई, भाई मतलब नज़दीकी, अभिसरण गति। दूसरी क्या होते हैं? अपसरण गति। अपसरण गति में देखिए, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। देखिए इसको एरो से बना दी कि आमने सामने आ रही है, और ये कहाँ जा रही है? ये इस साइड में जा रही है, ये इस साइड में जा रही है, नहीं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर खाली जगह मिलेगी, और खाली जगह जैसे मिलेगी तो ये मैग्मा क्या होगा? ये मैग्मा ऊपर निकलेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भूकंप तो आना ही है। ऐसी घटना कहाँ हो रही है? ऐसी घटना हो रही अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक, जैसे ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका समझ लीजिए, बस समझने के लिए आपके लिए है ये, और ये आपका अटलांटिक महासागर है, समझ रहे हैं? ये अटलांटिक महासागर है। ये मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अटलांटिक महासागर। अब ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ? दरारी ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है 2 प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी में, आपको बताएंगे। दरारी ज्वालामुखी और केंद्रीय। दरारी मीन्स होता है ये इस टाइप का, ऐसे कोई लाइन बन जाए तो यहाँ से यहाँ पूरा मल, और केंद्रीय क्या होता है? एक पॉइंट से निकलता है। तो यहाँ दरार, और ये यहाँ दरार बन गया तो क्या बना? मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ। यह आकार की एक कटक बन गई है, ये मध्य महासागरीय कटक कहता है। ये किसे आए? इसी अपसरण के द्वारा, और ये भूकंप तो आएगा ही।
टी ये ठीक। तो इसका क्या, ये अपसरण गति है, अपसरण। अब एक संरक्षी गति भी है, वो भी देख लीजिए। संरक्षी में होता है जैसे ये के प्लेट है और एक प्लेट ये है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कहीं कहीं रगड़ देगी, तो रगड़ देने से क्या होता है, भूकंप आएगा। क्योंकि मान लीजिए आप चल रहे हैं, भीड़ है, और कहीं किसी की आप धक्का लग गया तो हिलेंगे तो है ही है, या मान लीजिए कोई ऐसा सामान है उसको लग गया या आप ही के लग गए तो जाहिर सी बात है हिलेंगे। और लोग मेले में धक्का मारते भी बहुत हैं, खैर आप ना मारिएगा, नहीं शासन सख्त है। खैर ये तो मैंने मजाक किया था आपसे, ठीक। तो ये प्लेट, आप पे प्लेट टेक्टोनिक कारण समझ गए। अब दूसरा कारण क्या होता है, भ्रंश वाला कारण होता है, उसको भी आइए हम लोग आज समझते हैं। भ्रंश, भ्रंश में एक सिद्धांत है पुनः प्रत्यस्थ, प्रत्यस्थ पुनः चलन सिद्धांत, प्रत्यस्थ पुनः चलन सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये कोई चट्टान है, अब ये चट्टान किन्हीं कारणों से इसमें खिंचाव पैदा हो, ये इधर जाए, ये इधर जाए, लेकिन एक सीमा के बाद अगर इसमें और खिंचाव होता है, खिंचाव तनाव, तो ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक हो जाएगी तो ये अपने मूल स्थान पर आने की पुनः कोशिश करेगी। तो जब मूल टूटेगी और मूल स्थान पर आएगी तो क्या होगा, हिलेगी, और हिलेगी तो जो इसके ऊपर क्रस्ट होगा उसमें कंपन होगा और वो भूकंप आने का कारण बनता है। एक ये भी कारण है, समझ लीजिए। ये कोई चट्टान है, अब चट्टान में होगा खिंचाव, ये हो गई बड़ी, लेकिन ज़्यादा बड़ी हो नहीं सकती है। अब क्या होगा, अब फिर इसमें खिंचाव हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं टूट जाएगी, एक भाग में टूट जाएगी, दो भागों में टूटेगी। तो इससे प्लास्टिक नहीं टूटता है तो बड़ी तेजी के साथ आता है। या आप घर में प्लास्टिक लेकर इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक प्लास्टिक लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, उसका टूटेगा तो बड़ी तेज़ी के साथ खिंचाव आएगा, तो तेज़ी तो आपको चोट लग जाएगी। तो वही क्या है, ये यहाँ टूटा और फिर तेज़ी के साथ अपने मूल स्थान पर आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे हिलेगा, तो हिलने से क्या होगा, फिर भूकंप आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका पुनश्चलन सिद्धांत, ठीक। इसको समझ गए। अब अगला आइए, अगला है भू संतुलन। भू संतुलन, भू संतुलन क्या है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महासागर हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, और सब कहीं ना कहीं संतुलित अवस्था में है। जैसे आप ये देखिए, ये महासागर है, कोई प्लेट है, ये क्या है, जल है, जल है, ये क्या है, पर्वत है, और ये क्या है, महाद्वीप है जिसमें लोग बसे हुए हैं। इसको महाद्वीप क्या, इसको स्थल कहेंगे, स्थल, ये स्थल का उभार कहेंगे, महाद्वीप तो जल में भी आ जाएंगे, उभार। अब ये संतुलित अवस्था में है, लेकिन कभी कभी इसमें मान लीजिए जल ज़्यादा आ गए तो इसको थोड़ा सा नीचे झुक गया, या किन्हीं कारणों से मान लीजिए पर्वत थोड़ा सा हिल गया, तो भू संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है, जिसके कारण भूकंप आने के चांस बनते हैं। अब भू संतुलन आप डिटेल से पढ़ेंगे, अगर आप ऑप्शनल रखते हैं, इसमें पीसीएस में तो हटा ही दिया गया है, आईएएस में रखते हैं। और मेरा एक सुझाव है कि आप भूगोल या हिस्ट्री, यही दो ऑप्शनल रखें,
क्योंकि जो भूगोल है, भूगोल में चांस ये होता है मार्किंग अच्छी होती है, हिस्ट्री में भी मार्किंग अच्छी होती है, दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो जब भूगोल आप अगर रखेंगे ऑप्शनल में, तो उसमें आपको भू संतुलन पढ़ना पड़ेगा। और भू संतुलन में जो है काफ़ी विद्वानों के अपने में ये मत हैं, जो उन मतों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्काइनन का मत है, प्राट का मत है, एरी का मत है, जॉली का मत है, ठीक। तो सब उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये होगा भू संतुलन। दूसरा होता है जलीय भार। जलीय भार, जलीय भार मान लीजिए बहुत बड़े एरिया में पानी है, बहुत बड़ा एरिया है, और जब वहाँ पर कभी पहले वो स्थल था, स्थल तो है ही है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन पानी जल आ गया, तो जब जल के आने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है, उसके कारण भूकंप आने की संभावना रहती है। तीसरा क्या है, गैसों का प्रसार। तीसरा नहीं, जो भी इसमें लगे आपको लगा है, गैसों का प्रसार। गैसों का प्रसार पृथ्वी के अंदर, ये देखिए ये है हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर तमाम, चूंकि बहुत विविध प्रकार की गैसें इसमें भरी हुई हैं, चूंकि ये अत्यधिक गर्म अवस्था में है, तो इन गैसों में भी प्रसार होता है, और गैसें कहीं ना कहीं तेजी के साथ आगे निकलती हैं, वही कुकर वाली स्थिति, तो कहीं ना कहीं इसको हिलाने का कार्य करती हैं। ये लगभग इतना जो है भूकंप आने के कारण, भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्या है, ये आपने अध्ययन कर लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या इसमें शेष बचता है? शेष ये बचता है कि भूकंप कहाँ कहाँ आता है। तो भूकंप के तीन अब ये चूंकि आपने इतना पढ़ लिया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो अगला है अगले वीडियो में डालूँ, ताकि आपको भी बोरियत ना महसूस हो, और छोटे छोटे वीडियो में आप पढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।